हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, जिसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, इसको हम सभी प्रूफ करेंगे। देखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में प्रूफ करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो फार्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो देखिए, अनुगमन वेग कहाँ होता है, वैद्युत धारा किस में बहती है, ये तो आप सभी को पता है, कहाँ, चालक में। तो एक चालक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हम सभी चालक बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा डीपली समझने के लिए हम थोड़ा डीपली बनाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम सभी, ये देखिए, हमने एक चालक बना लिया है। ठीक है, अब ये एक चालक, हम मान लीजिए इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, एक चालक हमने लिया, जैसे आप लोहा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके। चालक की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो मान लीजिए एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, इसका जो एरिया है उसको मान लेते हैं हम क्षेत्रफल ए है, क्योंकि इसका कोई एरिया होगा, अपना पार्टिकुलर क्षेत्रफल होगा, तो इसका एरिया ए है। ठीक है, इसके दो सिरे हैं, एक है पी, एक है क्यू। ठीक है, दो सिरे हैं। अब इसके जो दोनों सिरे हैं उनको हम बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। देखिए, हमने क्या किया, इनके दोनों सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ दिया है। ये एक बैटरी है, तो यहां पर बैटरी में दो सिरे होंगे। ठीक है, बैटरी में कितने सिरे होंगे, इस प्रकार से। ये बैटरी से हमने इसके दोनों सिरों को जोड़ दिया है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। ठीक है, तो दो टर्मिनल है। अब देखिए, हमने एक चालक लिया जिसकी लंबाई एल है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो पी को, जो आपका पी सिरा है, इसको हमने बैटरी के धन टर्मिनल से, और जो क्यू सिरा है, इसको हमने बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। समझ में आया। तो जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें आपके चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋण हाफ इस इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके हैं। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आपके होंगे तो ये गतिमान होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे बैटरी से जोड़ देंगे चालक को, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस दिशा में, मान लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तो इसमें धारा का प्रवाह किधर होगा, इसमें धारा का प्रवाह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए, इसकी विपरीत दिशा में ये धारा का प्रवाह भी हो रहा है। और कितने वेग से इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें गतिमान है, वो कितने वेग से हैं, वो बीडी वेग से गतिमान है। ठीक है, कितने, बीडी वेग, यानी कि अपवाह वेग से। जिस वेग से इसमें इलेक्ट्रॉन्स गतिमान होते हैं उसे हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, आप लिख सकते हैं, हमने एक चालक लिया जिसके दो सिरे हैं, एक पी तथा एक क्यू है, इसकी लंबाई एल है, इसका क्षेत्रफल ए है, और हमने चालक के पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा क्यू सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। जब हमने चालक को बैटरी से जोड़ा तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हुआ, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बीडी वेग से गति करने लगे। बीडी का मतलब अपवाह वेग से गति करने लगे। तो ये सब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, वो आपका एन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो अब हम लोग लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पर लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन नो को क्यू से पी, ठीक है, क्यू से पी तक आने में
लगा समय, लगा समय। तो मैंने आपको बताया जब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। देखिए इस प्रकार से गति करेंगे। तो देखिए ये कहाँ से जा रहे हैं, Q से P की ओर जा रहे हैं। Q से, क्योंकि इस दिशा में गति कर रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन Q से P की ओर जा रहे हैं। वही हमने लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में लगा समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय मान लीजिए कितना है, T है। तो T इक्वल टू क्या होगा, समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी कितनी है, Q से P तक आने में इनको L दूरी तय करनी पड़ी, तो यहाँ पर L लिखेंगे दूरी बटा चाल। चाल कितना है BD, क्योंकि अपवाह वेग से गति कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे VD। ठीक है, लिख दिया। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, जहाँ पर समय लगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में L/VD समय लगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, चालक का आयतन। चालक का आयतन, तो चालक का आयतन कितना है बताइए। तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है आपका एरिया, और जो इस चालक का एरिया है और जो लंबाई है उसके गुणनफल को हम आयतन कहेंगे। तो ये हो जाएगा ये इंटू एल। देखिए एरिया आपका ए है, लंबाई एल है, तो ए इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे चालक के एकांक आयतन। ठीक है, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने माना है n। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी संख्या n है। अब देखिए इसका एक एरिया है a और इसका जो लंबाई है वो l है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चालक के AL आयतन में। ठीक है, AL, देखिए चालक का आयतन AL हमने निकाला था, तो AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा NaL। कितना हो जाएगा, NaL। ठीक है, क्यों हो गया, जैसे आप लोगों से कहा जाए कि यहाँ पर आपको देखा कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n का AL से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है। अब देखिए इसमें आवेश भी तो प्रवाहित होगा, तो आवेश को हम लिखेंगे T समय पश्चात। T समय पश्चात यानी कि T समय में प्रवाहित आवेश, T समय में लिख दीजिए। तो T समय में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। ठीक है, यानी कि T समय में कितने आवेश प्रवाहित होंगे उसको हम किससे लिखते हैं। अगर हमें आवेश निकालना है तो हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू NE। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, Q इक्वल टू NE, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणा करके हम आवेश को निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू NE हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो N है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, N जो है ये आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने NaL निकाली है, तो यहाँ पर n के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, NaL। ठीक है, तो NaL इंटू E आपका ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, तो T समय में प्रवाहित आवेश जो होगा वो NaL इंटू E हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, बस आपको धीरे धीरे सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, यानी कि T समय में कितने आवेश इसमें प्रवाहित होंगे उसको हम लोग Q इक्वल टू NE से डिनोट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको पता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है तो आप निकाल सकते हैं कि कितना आवेश इसमें से प्रवाहित किया गया है। ठीक है, तो देखिए Q इक्वल टू NaLE, तो ये आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q लिख देंगे, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए आपको सिर्फ एक स्टेप और करना है, अब आपको धारा निकालनी है। अतः T समय में प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए धारा का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, I इक्वल टू Q अपान T बताया था, बहुत ही सिंपल है, Q इक्वल टू I T यानी कि I इक्वल टू Q अपान T धारा का एक फार्मूला है। ठीक है, आवेश प्रवाह की समय दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, I इक्वल टू Q कितना दिया गया हमें, देखिए ये Q हमने अभी निकाला है NaL इंटू E। ठीक है, अपान T कितना दिया गया है, T देखिए सबसे ऊपर हमने एक बार निकाला था L अपान VD, दूरी बटा चाल। तो L अपान VD इसके स्थान पर हम रख देते हैं, L अपान VD।
तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, n के नीचे हम 1 मान लेंगे तो इसका सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे होगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाले का गुणा क्या होगा, सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे कर देंगे तो हो जाएगा NaL इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है, अपान आपका L हो जाएगा क्योंकि L का गुणा 1 से होगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका जो आ जाएगा वो कितना आएगा, I इक्वल टू N, पहले है N लिखेंगे, फिर E लिख देते हैं, फिर आपका A है। देखिए हम NaE भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, VD। तो I इक्वल टू NeAVD, और यही हो जाएगा वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। देखिए ये वैद्युत धारा है, ये अपवाह वेग है, इन दोनों में संबंध यही होता है, यानी कि I जो होता है वो अनुकमानुपाती होता है VD की। ठीक है, समझ में आया। या अगर आप लोग यहाँ पर VD की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल है, VD इक्वल टू I ऐसे रहेगा, अपान में ये सब आ जाएंगे NeA, तो NeA। इस प्रकार से आप अपवाह वेग को भी निकाल सकते हैं अगर आपको धारा पता है और क्षेत्रफल पता है। तो इस प्रकार से ये संबंध होता है I इक्वल टू NeABD, किसमें, धारा तथा अपवाह वेग में, जहाँ I है वैद्युत धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, VD है अपवाह वेग। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इससे आगे के वीडियोज़ देखते रहें।